Hey there, everyone. Here are two more questions from Group A of General Paper 1, Indian Economic Service Examination 2022. So, the first question here, Group A question, first question, show that the ordinary demand curve will have a greater demand elasticity than the compensated demand curve. तो पहले समझ लेते हैं कि ऑर्डिनरी डिमांड कर्व यानी कि नॉन कंपनसेटेड और मार्शलियन डिमांड कर्व को कहा जाता है। ठीक है, सो यानी कि यहाँ पे जो है प्राइस इफेक्ट के दोनों हिस्से हैं जो इस पे इम्पैक्ट होता है, दैट इज आवर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एज वेल एज इनकम इफेक्ट। ये हो गया हमारा ऑर्डिनरी डिमांड कर्व डेरिवेशन करने का पहला असम्पशन या कंसेप्ट। नेक्स्ट जो है हमारा कंपनसेटेड डिमांड कर्व है। कंपनसेटेड यानी कि ये हिक्स डिमांड कर्व हो सकता है और स्लट्सकी का भी हो सकता है। नाउ हिक्स एंड स्लट्सकी का यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे इस तरीके से इनकम ले लिया जाता है सच दैट जो इंडिविजुअल है उनका जो रियल इनकम है वो कांस्टेंट रहे, ताकि इनकम इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाए और पूरा का पूरा जो प्राइस इफेक्ट हम लोग स्टडी करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे बेस्ड करके। सो नॉन कंपनसेटेड या फिर जो मार्शलियन डिमांड कर्व है जिसको हम लोग ऑर्डिनरी डिमांड कर्व करते हैं, वहां पे हम लोग प्राइस चेंज का इम्पैक्ट यानी कि प्राइस इफेक्ट बोथ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट के थ्रू पढ़ते हैं। लेकिन जब हम लोग हिक्सियन या स्लट्सकी का जो मेथड है दैट इज कंपनसेटेड डिमांड कर्व, दैट इज compensating the consumer by taking the income away in the form of tax or other way when the price of a product falls. Why? So that the real income of the consumer is same. In that situation हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनका इनकम इफेक्ट जो है वो हम लोग इग्नोर कर देते, जीरो कर देते, सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ही बचता है। तो उसकी वजह से जो डिमांड में चेंज आता है वहां से हम लोग हमारा जो कंपनसेटेड डिमांड कर्व है दैट वी डिराइव। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनसेटेड डिमांड कर्व। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से हम लोग हिक्स और स्लट्सकी और जो मार्शलियन डिमांड कर्व है उसका डिफरेंस देख लेते हैं और उस डिफरेंस के बेसिस पे हम लोग इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ लेते हैं। तो ये जो आपका सामने डायग्राम ए है, दिस इज आवर normally the diagram where we have shown the decomposition of price effect in terms of Hicksian as well as Slutsky. Okay, so Hicksian and Slutsky's decomposition of price effect into substitution effect and income effect. So to start with, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं नीचे वाले डायग्राम में। आप देखिए so जो फिगर बी है, फिगर बी में हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट इज विद द इनिशियल प्राइस लेवल। सो फिगर बी से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो इनिशियल प्राइस लेवल है दैट इज आवर पी एक्स डैश। ओके, पी एक्स डैश जो है हमारा इनिशियल प्राइस लेवल है और इसका जो बजट लाइन है दैट इज डिनोटेड बाई L1 M1। ओके, बजट लाइन क्या हो गया उसका करस्पॉन्डिंग L1 M1। तो जो मेरा इनकम है और जो इकोनॉमी में प्राइस है कमोडिटी एक्स और वाई का, उसके हिसाब से जो मेरा बजट लाइन है दैट इज L1 M1। तो जब मैं L1 M1 बजट लाइन पे हूं तो मेरा मैक्सिमम यूटिलिटी कहाँ पे हो रहा है, पॉइंट E पे, E1। Okay, so my maximum utility is at point E1 and the maximum utility is shown by the indifference curve IC1। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो रहा है, that is E1। Okay, so E1 is the consumer's equilibrium point when the price is PX1, that is at the initial price level with the given income। अब इकोनॉमी में क्या हो गया कि जो ये प्राइस है एक्स कमोडिटी का फॉल्स, देखिए यहाँ पे px जो है फॉल करके हो गया px डबल डैश। ओके, सो अभी जो मेरा न्यू प्राइस है दैट इज प्राइस डिक्रीजेस टू px डबल डैश। सो इसको फाइनल बता देते हैं ना, फाइनल। तो इसका जो हमारा बजट लाइन है, तो हमें पता है कि अगर प्राइस ऑफ y एंड m कांस्टेंट है और सिर्फ एक कमोडिटी का एक्स कमोडिटी का प्राइस चेंज होगा तो जो बजट लाइन है वो क्या हो जाता है, रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देख सकते हैं हमारा जो इनिशियल था दैट इज L1 M1,
तो अभी प्राइस फॉल हो गया एक्स कमोडिटी का फ्रॉम पी एक्स डैश टू पी एक्स डबल डैश, जिस वजह से हमारा नया जो बजट लाइन है दैट इज L1 M2. ओके, L1 M2 इज आवर न्यू बजट लाइन। तो ये जो नया बजट लाइन है, सो प्राइस फॉल करने की वजह से वेयर एज जो इनकम है और दूसरे कमोडिटी का प्राइस है वो सेम है, तो कंज्यूमर का रियल इनकम जो है बढ़ गया, यानी कि परचेजिंग पावर बढ़ गया। तो अगर परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ दैट कमोडिटी विच इज नाउ चीपर। तो आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर अभी E1 से जो है E2 पे आ गया है, और ये रहा हमारा न्यू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम E2। तो इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं। तो जब इनिशियल प्राइस px डैश था तो तब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम E1 पे था, और उनका जो यूटिलिटी था मैक्सिमाइजेशन हो रहा था IC1 पे। जैसे ही प्राइस फॉल हो गया तो जो हमारा बजट लाइन है रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज एंड द न्यू बजट लाइन इज M2, जहां पे कंज्यूमर का जो है ऑब्वियसली यूटिलिटी हम मैक्सिमाइज हो रहा है, हायर इंडिफरेंस कर्व है IC2, और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है E2 पे, जहां पे एक्स कमोडिटी का प्राइस चीपर हो गया है, इसीलिए एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है फ्रॉम A1 टू A2। तो यानी कि यहाँ पे हम प्राइस और क्वांटिटी जो है कंजम्पशन ऑफ एक्स का यहाँ पे रिलेशन कर सकते हैं, दैट इज व्हेन द इनिशियल प्राइस इज px डैश, जबकि हम लोग E1 पे थे तो कंजम्पशन कितना होता था A1, जो कि हमने यहाँ पे पॉइंट R से डिनोट किया है A1, राइट। और जैसे ही प्राइस ड्रॉप हुआ फ्रॉम px डैश टू px डबल डैश, यानी कि हम लोग नए बजट लाइन पे चले गए जो कि रोटेट कर गया और हम E2 पे कंज्यूम कर रहे हैं, जहां पे x का कंजम्पशन A1 से A2 हो गया है, दैट इज दिस विच इज शोन बाय पॉइंट T1। यानी कि ये जो D है मेरा, D इज माय ऑर्डिनरी डिमांड कर्व, दैट इज मार्शलियन डिमांड कर्व। ओके, तो यहाँ पे both substitution effect and income effect is working. As a result, RD is the Marshallian demand curve. यहाँ पे हम लोग लिख के रख देते हैं RD जो है यहाँ पे नीचे वाले डायग्राम में is our ordinary demand curve, और जहाँ पे px से px डैश इतने प्राइस चेंज के लिए हमारा जो आउटपुट है दैट इज कंजम्पशन जो है वो कितना चेंज हो रहा है A1 से A2। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग अपना कंपेंसेटेड देखेंगे, कंपेंसेटेड डिमांड कर्व दैट इज फ्रॉम हिक्सियन एज वेल एज स्लट्सकी's पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले समझने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे विद हिक्स। तो हिक्स और स्लट्सकी दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं कंपेंसेटेड डिमांड कर्व। क्यों? क्योंकि वहां पे इनकम को कंपेंसेट किया जाता है। मतलब कि इकोनॉमी में अगर प्राइस फॉल होता है इसका मतलब क्या है, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। तो हम लोग तब क्या कर देंगे, एक इक्वल अमाउंट का टैक्स इंपोज कर देंगे ताकि लोग वापस से उनका जो परचेजिंग पावर है जो पहले था वही हो जाए, यानी कि इनकम इफेक्ट को हम लोग जीरो बना दिए। और अगर प्राइस बढ़ जाता है तो हम सब्सिडी दे देंगे ताकि परचेजिंग पावर पिछले जितना ज्यादा रहे। तो यही है कंपेंसेशन का मतलब। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज चेक हिक्स। हिक्स ने जो कंपेंसेशन प्रिंसिपल दिया था कि इस तरीके से अगर यहाँ पे जैसे हमारा क्या हो रहा है, प्राइस ड्रॉप हो रहा है, राइट, हियर प्राइस इज फॉलिंग फ्रॉम px डैश टू px डबल डैश। तो इस केस में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हिक्स, कंपेंसेट करने के लिए, यानी कि अभी लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, तो परचेजिंग पावर को कांस्टेंट रखने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक अवे द इनकम, मे बी इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस। लेकिन किस तरीके से कंपेंसेट किया जाएगा वहां पे डिफरेंस आ जाता है हिक्स और स्लट्सकी में। हिक्स ने कहा था कि हम टैक्स लगा के कंज्यूमर को कंपेंसेट इस तरीके से करेंगे ताकि वो जो पिछला अपना जो यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन लेवल है, उसको मेंटेन कर सके। यानी कि मैं आपसे पैसे ले लूंगी और आप पहले जैसे जो परचेजिंग पावर है वहीं पे स्टिक रहेंगे, और साथ ही आप क्या कर सकते हैं, आपका जो यूटिलिटी लेवल है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि आप सेम इंडिफरेंस कर्व पे ही अपना जो है कंजम्पशन वो करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम हिक्स की बात समझे तो हिक्स क्या बोलेंगे कि परचेजिंग पावर को हम लोग क्या रखेंगे, कांस्टेंट, इसकी वजह से टैक्स या फिर जो भी कर देंगे कंपेंसेट करने के लिए, है ना।
तो यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम देखें तो इनिशियली जब प्राइस क्या है पी एक्स डैश है, तब हमारा जो बजट लाइन है दैट इज आवर L1M1, यानी कि L1M1। अब अगेन प्राइस फॉल हुआ है तो इसीलिए हमारा जो बजट लाइन है एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो गया है और नया बजट लाइन है L1M2। अब क्या किया गया, जैसे ही L1M2 में गए यानी कि उनके पास क्या है, भी परचेजिंग पावर बढ़ गया है, तो उनका इनकम इफेक्ट जीरो करना है। तो हिक्स ने बोला है कि हम उनको कंपनसेट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ टैक्स, टैक्स लगा दिया जाए। टैक्स को जैसे ही लगा दिया जाएंगे यानी कि परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, यानी कि जो कंज्यूमर है उसका इनकम कम हो जाएगा। यानी कि जब मैं यहाँ पे हूँ पॉइंट E2 पे हूँ, ओके प्लीज अंडरस्टैंड दिस, यानी कि जब मैं L1M2 पे हूँ तब मेरा प्राइस कितना है पी एक्स डबल डैश है, ठीक है, पर इनकम कितना है, इनकम इज चेंजिंग। तो जब मैं L1M2 के पर्सपेक्टिव से बोलूंगी तो मेरा जो है बजट लाइन पैरेलली शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस इज कांस्टेंट ऑन L1M2 बट द इनकम इज चेंजिंग बिकॉज आई एम पेइंग टैक्स। तो मेरा इनकम अब पहले से कम हो जाएगा, इसीलिए L1M2 के पैरेलली इनवर्ट शिफ्ट हो जाएगा, इनवर्ट शिफ्ट, राइट, इनवर्ट पैरेलल शिफ्ट। तो L1M2 से इनवर्ट पैरेलली शिफ्ट हो जाएगा। देखिए FH GH, ओके। सो जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे टैक्स इंपोज किया, यानी कि कंज्यूमर इज कंपनसेटेड। किस तरीके से कंपनसेट किया गया है कंज्यूमर को? कंज्यूमर इज कंपनसेटेड सच दैट ही कैन बी ऑन IC1, यानी कि उसका यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए हमारा नया बजट लाइन क्या बन गया, FHGH, दैट इज L1M2 शिफ्ट्स पैरेलली इनवर्ड्स। ये क्यों हुआ? क्योंकि टैक्स लगाने की वजह से मेरा इनकम कम हो गया है। तो अभी इकोनॉमी में प्राइस लेवल कितना है, जो प्राइस ड्रॉप हो गया था, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स फॉल हो गया था, तो इकोनॉमी में प्राइस ऑफ एक्स अभी पी एक्स डबल डैश है, लेकिन मेरा इनकम कम हो गया है। इसलिए अब मैं उस इनकम से क्या करूंगी, पहले मैं जितना एक्स कमोडिटी कंज्यूम करती थी अभी मैं ज्यादा एक्स कंज्यूम करूंगी, क्योंकि मेरा जो एक्स कमोडिटी है वो अभी चीपर है। तो इनकम जो है मेरा कांस्टेंट है, रियल परचेजिंग पावर जो है वो कांस्टेंट है। तो उसी सेम परचेजिंग पावर से आज मैं लोअर प्राइस ऑफ एक्स होने की वजह से मैं सिर्फ एक्स कंज्यूम करूंगी ज्यादा, यानी मैं सब्सटीट्यूट करूंगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम लोग बोल रहे हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो सिर्फ और सिर्फ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, डायग्राम पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे तो इनिशियली हम लोग E1 पे कंज्यूम कर रहे थे, फिर हमारा जो है परचेजिंग पावर बढ़ गया तो हम E2 पे कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन कंज्यूमर को कंपनसेट कर दिया गया। कैसे? कि उनसे टैक्स ले लिया गया, कि उनको बोला गया कि अभी आपको इनकम इफेक्ट का फायदा नहीं उठा सकते, यानी कि इनकम इफेक्ट को जीरो कर दिया गया। किस तरीके से जीरो कर दिया गया? सच दैट कि मैं स्टिल IC1 पे ही रहूं, यानी कि मैं अभी जो है मेरा जो कंजम्पशन है वो हो जाएगा EH पॉइंट पे। तो हिक्स के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है। तो यानी कि प्राइस कम होने की वजह से पहले कंज्यूमर एंजॉय कर रहा था पॉइंट E1 पे सिर्फ A1 अमाउंट ऑफ एक्स, अभी प्राइस फॉल करने की वजह से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से उसका जो कंजम्पशन है वो बढ़ गया AH, लेकिन यहाँ पे इनकम इफेक्ट नहीं है, तो इसीलिए A2 से कम ही है। तो अगर मैं A2 के कंपैरिजन में बोलूँ तो इंक्रीज इन कंजम्पशन कम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, नो इनकम इफेक्ट। तो इसीलिए हिक्स के हिसाब से जो कंजम्पशन है A1 से AH हो गया। तो यानी कि जब इनिशियल प्राइस जब हायर था दैट इज PX डैश, तो हमारा पॉइंट था R जहाँ पे कंजम्पशन हो रहा था A1। जैसे ही प्राइस ड्रॉप हुआ और कंपनसेट किया गया सच दैट जो कंज्यूमर है वो EH पॉइंट पे कंज्यूम कर रहा है, यानी उसका कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है और अभी वो AH पे कंज्यूम करेगा। So this increase is due to the substitution effect, that is Hicksian substitution effect. तो यहाँ पे आप क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि R
DH is Hicks compensated demand curve. So क्योंकि मार्शियलियन में इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों वर्क कर रहा था, तो ए कंज्यूमर वाज एबल टू एंजॉय मोर, सो इसीलिए A1 से A2 पे जा रहा था फॉर द सेम प्राइस चेंज, यानी कि मोर इलास्टिक। लेकिन हिक्स ने कंज्यूमर को कंपनसेट कर दिया और बोला कि इनकम इफेक्ट आप एंजॉय नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंजॉय कर रहे हैं। और किस तरीके से कर रहे हैं कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कांस्टेंट है, तो इसीलिए उनका जो इंक्रीज है सिर्फ A1 से AH हुआ है, यानी कि लेस इलास्टिक देन द ऑर्डिनरी डिमांड कर्व। अब हम स्लट्सकी का समझ लेते हैं। स्लट्सकी ने भी यही बोला था कि इनिशियली आप जो है L1 M2 में गए क्योंकि प्राइस फॉल हुआ है, लेकिन हम कंज्यूमर से उनका जो इनकम इफेक्ट है वो छीन लेंगे कि हम लोग उनका परचेजिंग पावर जो उसको मतलब कांस्टेंट रखेंगे, पहले जितना उनके पास परचेजिंग एबिलिटी था अभी वही रखेंगे। तो वो उन्होंने सेम रखा, बस उन्होंने इतना कहा कि लेकिन इस तरीके से कंपनसेट करेंगे ताकि एटलीस्ट वो पहले वाला बंडल तो खरीद सके लेकिन हायर बंडल भी खरीद सके। यानी कि अगर हम इस डायग्राम को दोबारा से अच्छे से समझे तो जब इनिशियल प्राइस px डैश था तो कंजम्पशन A1 पे हो रहा था क्योंकि इक्विलिब्रियम E1 था, तो A1 वाज द इनिशियल कंजम्पशन। अब स्लट्सकी के हिसाब से नॉर्मली तो इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में क्या हुआ, प्राइस फॉल हुआ, तो अभी वो E2 में गए। लेकिन अभी E2 पे जाने के बाद स्लट्सकी ने कहा कि इनकम इफेक्ट को हम कैंसिल करेंगे, यानी कि लोगों का जो परचेजिंग पावर है उसको हम कांस्टेंट रखेंगे, तो टैक्स लगा देते हैं। तो टैक्स लगा देने से इनकम ऑफ कंज्यूमर का जो इनकम है वो कम हो गया। तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, सेम पैरेलल शिफ्ट। लेकिन यहाँ पे जो ट्विस्ट है, दैट इज द डिफरेंस जो है हिक्स के साथ, वो ऐसा है कि हम लोग इनकम इस तरीके से ले लेंगे और उनका जो परचेजिंग पावर है इस तरीके से कांस्टेंट रखेंगे सच दैट वो चाहे तो E1 भी कंज्यूम कर सकते हैं या फिर हायर इंडिफरेंस कर्व IC डैश पे भी जा सकते हैं, यानी कि E5 पे भी वो कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर कंज्यूमर ने E1 में कंज्यूम किया तो उसका जो बजट लाइन है वो FS एंड GS है, यानी कि E1 से इट विल पास थ्रू, it will touch the point E1, यानी कि you can consume E1, you are able to buy E1, that is the previous one, but now you can buy more and so you are on a higher utility curve, that is IC dash, that is you are able to buy more। अब यहाँ पे जो चीज है देखिए, यहाँ पे क्योंकि आप ज्यादा खरीद पा रहे हैं दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, बट अब हायर यूटिलिटी में यानी कि सेटिस्फैक्शन लेवल आपका ज्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि AH यानी कि हिक्स की वजह से जितना कंजम्पशन बढ़ रहा था स्लट्सकी का उससे ज्यादा बढ़ रहा है और इस वजह से वो हायर यूटिलिटी लेवल पे भी जा रहे हैं। तो हिक्स और स्लट्सकी का मिला के क्या हो गया हमारा कंपनसेटेड डिमांड कर्व। तो अगर मैं हिक्स और स्लट्सकी को मिला के कंपनसेटेड डिमांड कर्व बोलूं तो हम देख सकते हैं कि सेम प्राइस चेंज के लिए दैट इज px डैश से px डबल डैश, सेम प्राइस चेंज के लिए जब वहां पे हमारा मार्शियलियन ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है तो चेंज कितना है A1 से A2, सो इलास्टिक एंड RD इज फ्लैटर। लेकिन मैं कंपनसेटेड की बात करूं तो A2 से कम ही कंजम्पशन बढ़ रहा है फॉर द सेम प्राइस चेंज, चेंज इन डिमांड इज लेस, यानी कि उससे स्टीपर है और इलास्टिसिटी कम है। किस केस में, ऑर्डिनरी में, सॉरी किस केस में, कंपनसेटेड डिमांड कर्व के केस में। सो ऑर्डिनरी डिमांड कर्व के केस में क्या है, बोथ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होने की वजह से कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और सेम प्राइस चेंज के लिए इलास्टिसिटी इज मोर फ्लैटर द डिमांड कर्व। लेकिन कंपनसेटेड में सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से जो है हमारा कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, तो यस इनिशियल से ज्यादा हो रहा है लेकिन ऑर्डिनरी के कंपैरिजन में कम, यानी कि लेस इलास्टिक देन द ordinary demand curve. So compensated demand curve is less elastic than the ordinary demand curve. और ordinary demand curve में अगर मैं हिक्स और स्लट्सकी का और भी इन डेप्थ कंपैरिजन करूं तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हिक्स ने बोला है कि कंज्यूमर विल रिमेन ऑन द सेम IC, यानी कि उनका इंडिफरेंस कर्व यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगा, तो इसीलिए उसका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो कम है देन स्लट्सकी, क्योंकि स्लट्सकी ने बोला है कंज्यूमर को कंपनसेट इस तरीके से करेंगे कि वो चाहे तो हायर लेवल एंजॉय कर सकते हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन ज्यादा कर सकते हैं। सो इसीलिए स्लट्सकी का चेंज ज्यादा है यानी ज्यादा इलास्टिक है। तो ऑर्डिनरी में तो सबसे ज्यादा है, लेकिन कंपनसेटेड में बोला जाए तो स्लट्सकी का डिमांड कर्व इज मोर इलास्टिक देन द हिक्स डिमांड कर्व। तो इसको अगर हम एक ही पॉइंट पे लिख दें तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन बन जाता है
ऑर्डिनरी डिमांड कर्व इज मोर इलास्टिक, यानी कि फ्लैटर देन कॉम्पेंसेटेड, यानी कि हिक्स एंड स्लट्सकी डिमांड कर्व। और दूसरा पॉइंट हम हिक्स और स्लट्सकी में बोले तो हिक्स डिमांड कर्व is less elastic, that is more steeper than Slutsky's demand. That's all for your answer.